अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमें एक बार फिर ज्वाइन किया डॉक्टर हसन दाऊद ने। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, एससीओ की समिट शुक्र है खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई, लेकिन हमने उसमें देखा कि सारा का सारा, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को भी देखें, पाकिस्तानी मीडिया खास तौर पर, इंटरनेशनल मीडिया तो चले, हम नहीं इंडियन मीडिया की बात कर लेते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया में भी तो सबसे ज्यादा फोकस था जिस पर सबसे ज्यादा अटेंशन दी जा रही थी, वो इंडियन डेलीगेशन के ऊपर थी। हालांकि शायद गालिबन होना यही चाहिए था कि हम चाइना की तरफ शायद ज्यादा हमारा एक टिल्ट होता और उसकी तरफ हम ज्यादा बात कर रहे होते। और दूसरी तरफ सर, मैं असल में जो आपके अपने क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि जब चाइनीज डेलीगेशन के आने से पहले अता तार जो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन्होंने एक ट्वीट की थी कि जी गालिबन गवादर का जो एयरपोर्ट है उसकी ओपनिंग करेंगे चाइना के प्राइम मिनिस्टर। तो सर, इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई थी या कोई तवक्को थी या अभी भी है? आई डोंट नो वेदर ही हैज लेफ्ट फॉर चाइना और नॉट। थोड़ा बताइएगा उसके जी हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ली चांग जो हैं वो 3 दिन के सरकारी दौरे पे थे। एक्चुअली तो प्रैक्टिकली 2 दिन थे, लेकिन ऑफिशियली वो 3 दिन था। उसके अंदर पहले दिन उनकी कुछ एक्टिविटीज थी, इशाइया था, और नेक्स्ट डे जो है उनकी ऑफिशियल एक्टिविटीज थी, जिसके अंदर बिल्कुल आपने सही कहा कि गवादर एयरपोर्ट को हैंड ओवर कर दिया गया है, पाकिस्तान के साथ उसको ऑपरेशन कर दिया गया है। अब सिविल एविएशन ने उसमें ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ कुछ अरसा ये हैंडिंग टेकिंग ओवर चलेगी ऑपरेशन लेवल पे, लेकिन ऑफिशियली उसको इन एक सेरेमनी के अंदर उसको कर दिए गए। इसके अलावा 13 एमओयू साइन किए गए, जिसमें एक गवादर की हैंडिंग ओवर था, और इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स के अंदर भी हैं, जिसके अंदर कुछ फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज, एग्रीकल्चर के हैं, कुछ और भी हैं इस तरह। और फिर उस नेक्स्ट डे जो है उन्होंने एससीओ कॉन्फ्रेंस अटेंड की। So, मेरा ख्याल है कि चाइनीज प्रीमियर को पहले दिन और उससे एक दिन पहले पूरा इस्लामाबाद चाइनीज फ्लैग से, और पाकिस्तानी मीडिया उसको बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करता रहा। नेचुरली नेक्स्ट डे एससीओ था, और उसके अंदर एक मल्टीलैटरल एक्टिविटीज थी, बायलैटरल नहीं थी, तो इसलिए ज्यादा उस तरह डिस्कशन में नहीं आए। लेकिन नेचुरली ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मौजूद और इसके करता धरता, इसके अंदर स्ट्रेंथ जो है वो चाइना की वजह से, इसमें किसी को शक नहीं। और प्रॉब्ली आगे जब रशिया जब इसकी लीडरशिप लेता है फॉर नेक्स्ट मेनी ईयर्स, तो उस लिहाज से भी ये चाइना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली रशिया यूक्रेन के क्राइसिस से। तो मेरे ख्याल में ठीक अटेंशन मिली है और ठीक डिस्कशन हुई है। स्पेशली आप ये कंसिडर करें कि उससे 2 से 3 दिन पहले कराची के अंदर एक वाकया हुआ था, जिसमें कीमती जानें चाइनीज इंजीनियर्स की, जो कि कराची में एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उनकी गई। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा रहा। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी नजर आई दोनों प्रीमियर्स की आपस में। प्राइवेट भी जो डिस्कशन होती रही, और पब्लिक डिस्कोर्स में भी जो आए, वो उसमें काफी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी और काफी अच्छा इंटरैक्शंस हुए। तो इससे जो पाकिस्तान को देखें, हम तो ऑलरेडी एक मतलब एक सी पैक के हवाले से हम एक मतलब बिजनेस या कह लें, इन्वेस्टमेंट कह लें, उसके अंदर हम शामिल हैं चाइना के साथ। तो मजीद क्या एससीओ से क्या एडिशनल जो है वो क्या, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या मुल्कों को फर्दन फर्दन इससे थोड़ा सा बताएंगे कि क्या फायदा हो सकता है इस फोरम का, आई थिंक ये इससे जो बायलैटरल डिसीजंस। फोरम है। बायलैटरल फोरम के अंदर हमारी जो गुफ्तगू है और जो डिस्कशन है, जो कम्युनिके है, वो बायलैटरल ही होता है, और वो बायलैटरल ही रहा। मेरा ख्याल है इसके अंदर जो एरिया, फोकस एरिया रखे गए हैं, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी, इस दफा इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फोकस दिया गया, और इकोनॉमी से ज्यादा जो डिस्कशन में बात आई वो ये आई कि किस तरह जो जॉइंट चैलेंजेस हैं, जिसमें क्लाइमेट चेंज का है, पॉवर्टी का है, इकोनॉमी का है, उसको कैसे इंटरलिंक किया जाए। इसीलिए
मेरे लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो SCO फंड का अनाउंस होना या SCO इन्वेस्टमेंट फंड का अनाउंस हुआ। ये 2-3 इकोनॉमिक डिलीवरेबल्स हैं जो कि बहुत ही सब्सटेंशियल हैं। अब नेचुरली हर मुल्क अपने लिहाज से तैयारी करेगा। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं, जिस तरह अब ये देखते हैं कि बहुत सारी एनर्जी रिच कंट्रीज हैं, एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज हैं, इनको कैसे कनेक्टिविटी की तरफ लेके जाए। लेकिन ओवरऑल काफी अच्छी कंडक्ट रहा हमारी गवर्नमेंट का इन टर्म्स ऑफ इट्स मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी। और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच के अंदर क्लियरली अफगानिस्तान का ओपनिंग रिमार्क्स में किया और क्लोजिंग रिमार्क्स में गजा क्या मेंशन किया। सो आई थिंक ये अच्छा एक था। हम अपने जो एज अ होस्ट जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके अंदर रहते हुए बहुत अच्छा कंडक्ट कर सकते। सर वो तो ठीक है। अभी आपने फंड का जिक्र किया, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें। आप कह रहे हैं कि बहुत खुशाइन चीज है, तो इससे किस तरह से मतलब इसकी क्या यूटिलिटी है और इससे कैसे फायदा उठाया जा लेकिन अब सकता इस है और वक्त इसका बहुत क्या? सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं मल्टीलैटरल फंडिंग एजेंसी, जिसमें IMF भी शामिल होती है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, या और बहुत सारे ADB है, वर्ल्ड बैंक है। इनसे आपको ताउन चाहिए होता है अपने डेवलपमेंट इनिशिएटिव को लेके जाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक और ऐसा इनिशिएटिव जो कि इकोनॉमीज को करीब ला सके, जो डेवलपमेंट एजेंडा को, स्पेशली कनेक्टिविटी के जो एजेंडा है उसको प्रमोट कर सके, ये मेरे लिए बहुत खुशाइन है। दूसरा ये कि आपके बहुत सारे कनेक्टिविटी के चैलेंजेस हैं अभी भी, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि डबली लैंडलॉक्ड हैं या लैंडलॉक्ड हैं, उनको अभी भी कनेक्शन की जरूरत है, क्या कनेक्टिविटी की जरूरत है पोर्ट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने गवादर से कनेक्ट करना है, तो उस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो। जहां तक फंड के अलावा जिस अफगानिस्तान की भी बात हुई, आई थिंक ये तमाम कनेक्टिविटी साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ उसी वक्त पॉसिबल होगी जब अफगानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो। तो अगर वहां भी डेवलपमेंट लानी है तो कोई ना कोई म्यूचुअल फंड्स या डेवलपमेंट एजेंडा को प्रमोट करने के लिए कोई फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। तो उस लिहाज से ये अच्छा है ये इनिशिएटिव। अभी बहरहाल इसके कदोखाल उस तरह क्लियर नहीं हुए, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट, एक तो ये फंड है डेवलपमेंट के लिहाज से, दूसरा इन्वेस्टमेंट फंड भी है कि आप पार कर देंगे अमाउंट जिससे इन्वेस्टमेंट की जाएगी, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रमोशन के लिए। तो ये अच्छे हैं। जी हेलो सर, आपको आवाज आ रही? जी जी जी। अच्छा दाऊद साहब, आपसे मैंने ये पूछना है कि आपने अभी बात की कि सेंट्रल एशिया ऑब्वियसली उसकी तरफ रिसाई इंडिया का इसके हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू मतलब सेंट्रल एशिया अदरवाइज इंडिया को रीच आउट करना जो है वो डिफिकल्ट है। एंड पाकिस्तान की तरफ से अगर उनको यहाँ से रास्ता मिलता है तो इट बिकम्स चीपर एंड इजियर फॉर इंडिया टू रीच जी, सेंट्रल इंडिया एशिया। की तो बात बाद में आएगी, पाकिस्तान को खुद रास्ता चाहिए सेंट्रल एशियन कंट्री लेकिन से सर मैं कनेक्ट करने असल का। में मल्टीलैटरल उसकी बात कर रही हूँ कि अगर पाकिस्तान क्या इस फोरम की वजह से इंडिया के साथ जो हमने देखिए हमारा जो बायलैटरल भी ट्रेड है, या हमने अफगानिस्तान के हवाले से भी इंडिया को एक्सेस नहीं दिया हुआ था। हमने उसको काफी कभी दे देते हैं एक्सेस, कभी रोक देते हैं। तो हम जब कहते हैं कि जी हम मल्टीलैटरल इस किस्म के फोरम का हिस्सा है, तो पाकिस्तान को कितनी गुंजाइश निकालनी होगी कि अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी उसके एड्रेस हो जाए और ये जो इस तरह के मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी जो तवक्कुआत हैं वो भी एड्रेस हो। तो उसके लिए मतलब मेरे किस ख्याल तरह में से? दोनों साइड्स को गुंजाइश निकालनी होगी। या कश्मीर के पॉइंट से इंडिया को बहुत सारी गुंजाइश निकालनी होगी। ये नहीं हो सकता कि जो करंट स्टैंड इंडिया ने लिया हुआ है उसके ऊपर मजीद कुर्बत आ सके। ये नेचुरली इस तरह के फोरम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं डिस्कस करने की, लेकिन आपको अगर टेंजिबल स्टेप्स लेने हैं, और आप जिस तरह एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट या ट्रेड की बात कर रहे हैं, और इस फोरम के अंदर जस्ट ट्रेड की भी बात हुई, सो उस लिहाज से आई थिंक बाय लार्ज हमारे लिए जरूरी है कि ना सिर्फ पाकिस्तान अगर कुछ स्टेप्स लेता है प्रैग्मेटिक स्टेप्स, तो सबसे जरूरी इस वक्त इंडिया का है। वो इकोनॉमी वाइज बड़ा है, साइज वाइज बड़ा है, तो उसको चाहिए कि वो ऐसे स्टेप्स ले जिसके नतीजे में उसका रोल, अभी आप देख रहे हैं कि उनकी कितनी सुक्की हो रही है कनाडा के अंदर।
और कनाडा में जो कुछ हुआ है उसके लिहाज से। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इंडिया को अपना हाउस और ऑर्डर करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि ट्रस्ट डेफिसिट को कम कर सकें। पाकिस्तान तो इसमें वेलकमिंग है, लेकिन अगर लेट्स से कश्मीर के अंदर करंट स्टांस जो है और जो करंट स्ट्रक्चर है उसी को कोई लेजिटिमेट रखा गया, उसी को इसी तरह रखा गया, तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि बात आगे जा सके। बहरहाल उम्मीद तो रखनी चाहिए, और ये इंटरेक्शन पीपल टू पीपल लीडरशिप लेवल पे, ये मेरा ख्याल है ये फायदा तो करती है, इसमें कोई शक नहीं। अभी जब सेंट्रल एशिया के हवाले से आपने बात की, तो पाकिस्तान के लिए क्या इसमें टेक अवे है कि किस तरह से पाकिस्तान को अपना मजीद, अब तो ये तो देखिए ये तो एक इवॉल्विंग एक प्रोसेस है ना, एससीओ की समिट कोई इवेंट तो है नहीं, ये तो एक डिप्लोमेटिक इवॉल्विंग इवेंट है, वो तो हमने बना दिया उसको इवेंट, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में अभी मजीद आगे जाकर मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान को क्या करना होगा कि एक अब देखिए पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के लिहाज से अपने पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के लिहाज से तो बहुत सारे मेजर्स ले रहा है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सबसे पहले ये करना होगा कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा एक्सपोर्ट है या जिनसे हम एनर्जी इंपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स का सबसे पहले हमें कनेक्शन बढ़ाना होगा, और एयर और लैंड रूट्स को ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जो कि पेशावर से 20 घंटे के फासले पे हैं, जैसे ही आप क्रॉस करते हैं KKH और उधर से फिर आप जाते हैं आगे चाइना की तरफ, तो साथ ही आपको सेंट्रल एशियन हाईवे मिल जाता है। सो आई थिंक उस कनेक्शन को बेहतर करना है। KKH पे बहरहाल अभी काम हो रहा है, MOUs में एक वो भी था जो एक पैच रह गया है वाइडनिंग का KKH का, उस लिहाज से। दूसरा ये कि पाकिस्तान को जो इंगेजमेंट, और मैं देखता हूँ कि रिसेंटली सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो एम्बेसडर्स हैं वो काफी एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स भेजे हैं यहाँ पर, और इंगेजमेंट काफी बढ़ रही है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि लाइकवाइज वहाँ पे बढ़ाए, बिजनेस फोरम्स वहाँ पे ज्यादा करे, अपने जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वहाँ पे बहुत ज्यादा है, उनको कनेक्ट करे, क्योंकि आप एक कंट्री में पहुंचते हैं तो साथ ही उनकी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वो बिल्कुल ये पुराने फॉर्मर जो रशियन स्टेट्स थे इनकी आपस में बहुत अच्छी वो करे। इस वक्त वहां पर फाइनेंसिंग के भी इश्यूज है, नेचुरली रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद डॉलर के भी डेफिसिट है, तो पाकिस्तान उनके साथ करेंसी एग्रीमेंट्स भी कर सकता है जिसमें दोनों मुल्क अपनी लोकल करेंसी यूज कर सके, क्योंकि हमें भी डॉलर के चैलेंजेस रहते हैं, उनको भी हैं अभी। सो आई थिंक बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हम ले सकते हैं इस फोरम को भी यूज करते हुए, और इस फोरम के नतीजे में बनने वाले नैरेटिव को भी यूज करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे आखिरी एक हम लोग सवाल पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान रिपीटेडली कह रहा है कि जी ये IMF का हम आखिरी प्रोग्राम होगा, और उसके बाद तो IMF का ये प्रोग्राम ऑब्वियसली 3 साल चलेगा जैसे कि चलता है। तो इन 3 सालों में क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के पास बहुत सारी नजर तो आ रही है, CPEC की हम वैसे 10 साल हो गए उसकी अपॉर्चुनिटी को तो हम इस्तेमाल नहीं कर सके, क्योंकि हम एक तरफ CPEC था एक तरफ IMF था, तो हमने रिपीटेडली IMF के पास जाना पसंद किया, वजह इसके कि $7 बिलियन मेरा ख्याल है 3 साल में इतना कोई बड़ी गेम, इतनी बड़ी रकम तो नहीं है कि आप इतने बड़े एक प्रोजेक्ट से ना निकाल सकें। तो जब हम वहां ये नहीं कर सके, और फिर आपको लगता है SCO में अगेन चाइना है, रशिया है, ये दोनों कैंप्स वो हैं जो US के बिल्कुल मतलब मुखालफत में खड़े हैं, तो ऐसे में कैसे हम फायदा उठा सकते हैं जबकि पाकिस्तान की इतनी स्पाइन है कि US के सामने खड़ा होकर और अपनी जो मतलब ये जो उन्होंने एक है डिसीजन लिया है तो कुछ उससे निकल सके। देखिए पाकिस्तान को कोई जरूरत नहीं है कि वो अगर चाइना की तरफ जाता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करे कि वो अमेरिका से दूर हो रहा है। हमने दोनों मुल्कों के साथ चलना है। एक हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है चाइना, और हमारा नेबर है, हमारे बहुत अच्छी इकोनॉमिक पार्टनरशिप उनसे डेवलप हुई है। इसी तरह हमारे जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो US है, हमारे पुराने उनसे ताल्लुकात हैं, हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाते हैं। अभी भी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का हब है। चाइना भी ग्रो कर रहा है लेकिन US बहरहाल है। सो आई थिंक हमें दोनों से ताल्लुकात रखने हैं, और हमें किसी किस्म की अपने जेस्चर से और अपने एक्ट से ये सोच सके साबित नहीं करना कि हम एज वन अगेंस्ट दी अदर तो नहीं है। बहरहाल एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि
हमें जो फायदा IMF से होता है बिसाइड्स जो डॉलर अमाउंट आती है, इसके अलावा बहुत सारा एक रिफॉर्म एजेंडा IMF के साथ आता है, जिसको और भी ममालिक, इवन चाइना, आपने देखा है चाइना ने हमें सपोर्ट किया IMF का पैकेज लेने में, और उसकी वजह यही होती है कि वो जो है वो ग्रोथ जो रिफॉर्म एजेंडा लाता है, जो डिसिप्लिन लाता है, फिस्कल डिसिप्लिन, बोथ FBR के स्टैंड पॉइंट से, टैक्स के स्टैंड पॉइंट से और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, हमने यकीनन स्टेप्स लेने हैं अपनी, और हम सिर्फ रेमिटेंस या इस तरह के क्रेडिट से तो फायदा नहीं उठा सकते। हमें सबसे पहले डिसिप्लिन लाके अपने एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट के साइज को, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के फजूल खर्चों को, इसको खत्म करके अपने अंदर एक स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लाके हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। अच्छा, ये सब कुछ कहना है आसान है, करना शायद जरा मुश्किल है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि अब इसको करना ही होगा, इनएविटेबल। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास अब इतनी कुछ चॉइस नहीं है, तो हमें ये जो है अब अपने हालात जो हैं वो दुरुस्त करने होंगे, मतलब वी कैन नॉट रिलाई ऑन IMF। लेकिन बिल्कुल, हमें अपने अभी अपने हाउस एंड ऑर्डर करना होगा, स्पेशली मॉनेटरी फिस्कल ये डिसिप्लिन लाना होगा। हमें ओवरऑल अपने कंडक्ट में डिसिप्लिन लाना होगा, अपने ओवरऑल इन्वायरमेंट वाइज भी, जिस तरह हम रुथलेसली अपने इन्वायरमेंट को खराब करते हैं, उस लिहाज से डिसिप्लिन लाना होगा। हमें जो गैप बढ़ रहा है हैव और हैव नॉट्स के दरमियान, रूरल और अर्बन इकोनॉमीज के दरमियान, इनको ब्रिज करना होगा, और इसके लिए चाइना, IMF, SCO की जरूरत नहीं है। ये एक काम है जो हमने करना ही करना है, और उसके लिए हमें एक फोकस अप्रोच चाहिए, बोथ अपोजिशन और जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है, मिलके करना होगा। मुझे स्पेशली ऐसे फोरम जगह SCO हैं पाकिस्तान में हो, आई एम ग्लैड के PTI ने अपनी जो प्रोटेस्ट था उसको कॉल ऑफ किया। आई थिंक एक होल ऑफ कंट्रीज अप्रोच नजर आनी चाहिए एट अ एक्सटर्नल फ्रंट। इंटरनल हमारे जो चैलेंजेस हैं वो हैं, हम जैसे हैं वो हैं, और इसको अब ठीक करना है। आई थिंक कि अब वो टाइम आ गया है कि नेक्स्ट जनरेशन ये डिमांड कर रही है कि, और जो विजिबिलिटी सोशल मीडिया से उनके पास है, आई थिंक वो डिमांड कर रही है कि ये जो गैप है पॉवर्टी लाइंस का, इसको एड्रेस किया जाए। और इसको एड्रेस उसी सूरत में कर सकते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आज के दौर में चाइना के अलावा, फिलहाल CPEC के अलावा आपके पास कोई शॉर्ट टर्म तो कोई ऑप्शन नहीं। भट्ट साहब, आपने कह तो दिया कि हम चाइना और अमेरिका के साथ एक ही, मतलब एक पैरेलल रिलेशनशिप रख सकते हैं, लेकिन 10 सालों में हमें नजर नहीं आई ऐसा कुछ। मतलब कहना तो ठीक है, लेकिन आप, मेरा ख्याल है कि हमने ठीक नेविगेट कर लिया। हमने यकीनन चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया। अभी हमने IMF के साथ जो मुआहिदा किया है, उसमें हमने उन्हें कहा है कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को रोल बैक कर रहे हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो तो बैकबोन है CPEC के मंसूबे की। 9 बनने थे, 4 पे काम हुआ, एक कंप्लीट नहीं हुआ। तो एक तरफ उसके अंदर रोल बैक की बात नहीं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना बनाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी 25 जिसमें आपने इंसेंटिव नहीं देना, टैक्स इंसेंटिव नहीं देना, जिसमें आपने टैक्स ब्रेक नहीं देना, जिसमें आपने कोई सहूलत नहीं देनी, तो फिर ऐसे पे कौन आएगा आपके पास इन्वेस्टमेंट करने। मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान जो IMF ने रिक्वायरमेंट दी है, वो IMF ने जो रिक्वायरमेंट दी है वो ये नहीं है कि आप नए पुराने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे काम ना करें। उन्होंने ये कहा है कि नए ना बनाए, और मैं समझता हूँ, खुद समझता हूँ कि हमें मजीद नए बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत जो है वो इस चीज की है कि जो पुराने हैं, जो 25 से 30 के करीब पुराने एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, उनको ठीक करने की जरूरत है। हम पहले उनको ठीक करें, उनके जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाएं, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, फिर नए तो कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है इस जहां तक नए ना शुरू करने का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं तो उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन साथ साथ पुरानों को ठीक करने में IMF ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, और वो हमें गुजरे हुए कल के साथ ठीक करना हो। और सर, जो SIFC को उन्होंने कहा है कि रोल बैक, उसको भी रोल बैक करें, और जो हमने
सॉवरेन वेल्थ फंड का बनाया, वो सब कह रहे हैं कि जी ये दीज आर ऑल ये नए इनिशिएटिव्स, वो सही कह रहे हैं IMF कि इन नए अदारे बनाने से बेहतर है कि जो ऑलरेडी अदारे बने हुए हैं उनको स्ट्रेंथन करें। कहना तो मेरा ख्याल है वो यही चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि SIFC की तो फिलहाल जरूरत है, जिस तरह होल ऑफ गवर्नमेंट आपने चलाना है तो वो तो जरूरत है, और जिस तरह की इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना है, आपको एक इदारा तो चाहिए ना जो कि इकोनॉमिकली या इकोनॉमिक फ्रंट को जरा सेफ गार्ड करके रखे। लेकिन लेकिन ये इल्जाम बात लगा बिल्कुल रहे हैं दुरुस्त कि है जी कि लेवल जी प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं SIFC का मैं मकसद, बात वो कह पूरी रहे कर हैं। लूं। इसलिए से बड़ा जरूरी ये भी है, बिल्कुल दुरुस्त वो कहते हैं कि हमें नए इदारे बनाने की जगह पुराने को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। हमें अपनी मिनिस्ट्रीज में और उनके जो भी लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है। हमें अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, गवर्नमेंट की प्रोडक्टिविटी, पब्लिक सेक्टर की इंतहा इंप्रूव करने की जरूरत है। और ये बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें नए इदारे नहीं बनाने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है SIFC एक शॉर्ट टर्म मेजर है। जैसे ही स्टेबिलिटी आएगी और स्ट्रेंथन हो जाएगी तो ये हो जाएगा। जहां तक सपोर्ट करना है हमारे मुल्क में, इन्वेस्ट देखें, ये तो बहुत आसान है। जिस तरह चाइनीज इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं और भी बहुत सारे वो मुल्क जो कि हमारे मुल्क में इन्वेस्ट तो करते नहीं है, सिर्फ बातें ही करते हैं, तो उनकी तो बात ठीक है। अगर कोई और मुल्क आए और इन्वेस्ट करे और फिर ये बातें करे तो हमें समझ आता। हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक करना है, हमें मजीद इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। और इसके लिए अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं भी हैं तो ऑलरेडी बहुत सारे अभी खाली पड़े हुए हैं जिनके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। धाबी जी तैयार है, राशाकई तैयार है, फैसलाबाद तैयार है, इन पे हमें करना है। और अगर उनको भर लेंगे तो फिर उसके बाद उस वक्त IMF का प्लान भी खत्म हो चुका हो। थैंक यू हसन साहब, आपका बहुत थैंक शुक्रिया यू जी, टाइम। थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। अपना ख्याल